अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज हमें प्रोग्राम में बात करनी है सबसे पहले रियासत भारत की, जहां 19 साला मुस्लिम तालिबा मुस्कान हिंदुत्व के सामने डट कर खड़े होने पर सारी दुनिया में मुसलमानों की हीरो बन गई हैं। भारतीय रियासत कर्नाटक में हिजाब का तनाज़ा उसने जोर पकड़ा तो उसके नतीजे में सूरत हाल खासी संगीन हो गई। मुस्लिम लड़कियों को हिजाब से रोकने के लिए हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों के तलबा मैदान में आ गए और जाफरानी रुमाल पहने लड़के मुस्लिम लड़कियों को हरासा करने लगे। ये रंग हिंदुत्व से मंसूब किया जाता है और इंडिया में आजकल इस रंग को बरसरे इक़्तिदार इंतहा पसंद भारतीय जनता पार्टी और दूसरी हिंदू तंजीमों के तकरीबात और जलसे जुलूसों में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। इन्हीं गुंडों के एक जत्थे के आगे नौजवान मुस्कान न सिर्फ डट कर खड़ी हुई बल्कि अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करके मोदी को भी ये पैगाम पहुंचा दिया कि मुसलमान बेटियां भारत में अपने बुनियादी इंसानी हुकूक से पीछे नहीं हटने वाली हैं। कर्नाटक में शुरू होने वाला ये एहतजाज अब मुल्क गिर तहरीक बन चुका है। भारतीय शहर हैदराबाद में बड़े पैमाने पर मुसलमान जो हैं उन्होंने हिजाब के हक़ में एहतजाज किया है। मुजाहरा करने वाली ख़वातीन ने कर्नाटक हुकूमत की जानिब से हिजाब पर लगाई गई पाबंदी को खुला तासुब करार देते हुए कहा कि मनसूबाबंदी से फ़िरका परस्त ताकतें हिंदू मुल्क बनाने का मनसूबा रखती हैं। ख़वातीन ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के हौसले अभी पस्त नहीं हुए हैं और इन हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुखालिफत के बावजूद हिजाब की हिमायत में बड़ी तादाद में तलबा और तालिबात ने एहतजाज किया। रियासत महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद में भी हिजाब की हिमायत में ख़वातीन ने सड़कों पर बाहर निकलकर मुजाहरा किया है। इस दौरान कर्नाटक में बाहिजाब तालिबात की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया गया। मुजाहिरीन का यह कहना यह था कि हिजाब मुस्लिम ख़वातीन का दस्तूरी हक़ है और इसका कोई इस हक़ को छीन नहीं सकता है। नाज़रीन, भारत की सबसे बड़ी अदालत भी जो है बाहिजाब तालिबात को इंसाफ फराहम करने में नाकाम दिखाई देती है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ केस की समाअत से इनकार कर दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट तालिबात की दरखास्त की समाअत पर फैसला सुनाते हुए कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट को इसकी समाअत करने दें। अब देखना यह है कि क्या मोदी के भारत में हाई कोर्ट भी मुसलमान ख़वातीन को उनका हक़ देंगे या तासुबज़दा भारतीय हुकूमत की अदालतें भी मुसलमानों के खिलाफ ही ऐसे फैसले सुनाएंगी। बहरहाल जी, भारत के अंदर सिचुएशन क्या है ये मुस्कान जैसी बहादुर लड़की ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है। न सिर्फ भारत का चेहरा जो है वो आलमी बरादरी के सामने रख दिया है बल्कि यहाँ पर बहुत सारे सवालात भी खड़े कर दिए हैं। अब एक उनमें सवाल ये बड़ा अहम है कि क्या भारत के अंदर कोई भी अक़लियत या ख़ुद वहाँ पर जो हिंदू बहुत सारे बसते हैं जिनका ताल्लुक़ या निचली ज़ातों से वो महफूज हैं। अच्छा, हमने ये भी देखा कि ये जो 19 साला मुस्कान है, जब इन्होंने ये बहादुरी दिखाई, ये हिम्मत दिखाई, बहादुरी हिम्मत इसको इसलिए कहा जा रहा है कि जब ये इंतहा पसंद हिंदू इस तरह से बिखरे हुए थे तो इस तरह बिखरे हुए लोगों के सामने तो आजकल कोई मर्द भी आने से डरता है। उन्हें पता होता है कि मज़हब के नाम पर उनको निशाना बनाया जा सकता है, उनके साथ कुछ भी किया जा सकता है, उनकी जान तक ली जा सकती है। लेकिन ये निहत्ती लड़की जब इसने अपनी बाइक जो है, अपनी स्कूटी जो है जिस पर ये आ रही थी पढ़ने के लिए, एक साइड पर लगाई और उसने इतना जत्था देखा इन मर्दों का तो वो डरी नहीं, वो घबराई नहीं बिल्कुल भी इनसे, बल्कि उसने अज़्म के साथ अपना हाथ जो है हवा में बुलंद किया और अल्लाह अकबर का नारा लगाया। इससे सवाल यहाँ पर ये भी पैदा होता है कि भारत सरकार यहाँ पर क्या कर रही है जी, कैसे पॉसिबल है। ये कोई आज की बात नहीं है, कल की बात नहीं है। हमने इसी प्रोग्राम में हमने पहले बहुत दिन पहले आपको आगाह किया था कि भारत के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ बाहिजाब जो ख़वातीन हैं उनके दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। बहुत एहतजाज करने पर इन ख़वातीन को कॉलेज के अंदर जाने की तो इजाज़त मिली लेकिन इनको क्लासेस के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। ये लोग सीढ़ियों पर बाहर बैठती थी क्योंकि अंदर जो साथी तलबा थे बहुत सारे जो इंतहा पसंद हिंदू थे वो इनको अंदर नहीं आने देते। तो टीचर्स जो हैं वो इस पर बेज़बान हमें दिखाई देते थे। लेकिन ये जो मुस्कान है इनका साथ तो यहाँ के टीचर्स ने भी दिया है, वहाँ के प्रिंसिपल ने भी दिया है और हम देख रहे हैं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी एहतजाज किया जा रहा है इनके हक़ में। इनके हक़ में से मकसद ये है कि जो लोग हिजाब करना चाहते हैं, जो ख़वातीन हिजाब करना चाहती हैं, उनकी अपनी मर्ज़ी है। आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे और अगर आप नहीं देख रहे हैं तो हम आपको बता देते हैं कि बहुत सारी जगहों पर ये बात हो रही है कि जी हिंदू धर्म जो है, हिंदू मज़हब जो है उसके अपने अंदर आप बहुत सारे फ़िरके कह लीजिए या बहुत सारे गिरोह आप कह लीजिए ऐसे हैं जिनके यहाँ खुद हिजाब किया जाता है। अपनी फैमिली के अंदर अपने देवर से, जेठ से बहुत बड़े घूंघट निकाले जाते हैं। राजस्थान के अंदर भी हमें कुछ ऐसा ही कल्चर दिखाई देता है। तो ये चीज़ें कल्चरल भी हैं, रिलीजियस भी हैं। आप किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते हैं कि आपको क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, तो हर एक की मर्ज़ी है। ये नहीं है कि हर मुस्लिम खातून जो है वहाँ पर वो हिजाब ले रही है भारत के अंदर या इवन किसी भी इस्लामी मुल्क के अंदर। ये तो औरत की अपनी मर्ज़ी होती है और जैसा करना चाहे उसको आप फोर्सफुली रोक नहीं सकते हैं। ये बात समझाने की कोशिश की गई है जी 19 साला मुस्कान की तरफ से, जिसको दुनिया भर में बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इस बात पर बहस हो रही है, लेकिन अच्छी बात इसमें हमें ये भी दिखाई देती है कि जहाँ बहुत सारे
हिंदू जो हैं वो इंतहा पसंद बन चुके हैं। बहुत सारे हिंदू ऐसे भी हैं जो 19 साला मुस्कान के हक में ही बात कर रहे हैं। तो हम भी यहाँ जी पॉजिटिव ही रहना चाहते हैं, पॉजिटिविटी ही फैलाना चाहते हैं। बात करेंगे हम अब्दुल्ला गुल साहब से, सीनियर तज्जियाकार हैं, वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला गुल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला गुल साहब, मैं ये चाहूँगी कि जिस पॉजिटिविटी की बात हम आज अपने इस शो के ज़रिए कर रहे हैं, कि जहाँ बहुत सारे नेगेटिव पहलू दिखाई दिए हैं उन पे तो हम बात करेंगे ही, लेकिन जो एक पॉजिटिव मैसेज गया है बहुत सारे लोगों की जानिब से, जो मुसलमान नहीं भी हैं, उन्होंने भी इंटरनेट पे हम देख रहे हैं अमेरिका से बैठ के, कनाडा से बैठ के, दीगर गैर मुस्लिम ममालिक से बैठ कर भी मुस्कान की हिमायत की है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमान सबसे पहले तो जाहिर है कि हिंदुस्तान का जो चेहरा है वो तो नया नजर आ गया, और दो कौमी नजरिए के मुतालिक जिन लोगों को शकूक व शुबहात थे, मेरे ख्याल में जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से जो है वो दो कौमी नजरिया हर रोज मजबूती से सामने आ रहा है। अब द गार्डियन जैसा एक बड़ा रिप्यूटेबल अखबार है, उसके अंदर जिस अंदाज में बताया गया और वो टोटल बताया गया कि ये तो हिंदुस्तान का एक इंतहाई भयानक चेहरा है जो कि सैफरन टेररिज्म की जुमरे में आ रहा है, और सीआईए खुद इसको कह चुका है कि ये सैफरन टेररिज्म है। और आरएसएस के जो नुमाइंदे हैं वो असल में दहशतगर्द हैं। ये जो है वो कोई सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या वो नहीं है। बीजेपी उनका एक पॉलिटिकल चेहरा है, और इसके पीछे जो इंतहा पसंदी और दहशतगर्दाना सोच है वो आरएसएस की है, नरेंद्र मोदी की है, और इसी तरीके से जो उनके जितना अमित शाह वगैरह जो हैं ये सारे उसी के ताने बाने हैं। मसला यह है कि इंटरनेशनल दुनिया आहिस्ता आहिस्ता जब ये कश्मीर को इन्होंने एनेक्स किया और 370 आर्टिकल जो है वो खत्म किया और 35 ए, तो उसके बाद मगरिब को एक और ही हिंदुस्तान का चेहरा जो है वो सामने आना शुरू हुआ। उन्होंने देखा कि जुल्म की इंतहा कर दी, यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशंस को पामाल कर दिया, इंसानी हकूक को रौंद डाला, और काले कवानीन जिनको ड्रैकोनियन लॉज कहते हैं वो वहां लागू करके भी आप आवाम को किसी सूरत जो है वो देर नहीं कर पाए। अब जो है वो 12% जहां कर्नाटका के अंदर जो है वो मुसलमानों की आबादी है, वहां हिजाब के ऊपर जो है वो तलबा को पहले कहा गया, वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि जी हिजाब नहीं पहना जाएगा। उसके ऊपर तलबा ने कहा कि जनाब आपको दुनिया में जो लोग कपड़े उतार रहे हैं उसके ऊपर तो तकलीफ कोई भी नहीं है, लेकिन कपड़े पहनने पे हिजाब करने के ऊपर जो है वो आपको तकलीफ है। अब मसला सिर्फ ये नहीं है कि ये मुसलमान ही करते हैं, ये बल्कि गैर मुल्की भी लोग करते हैं। और एक बहुत बड़ी सहाफ़ी युवान रिडली जो थी, वो आपको याद होगा कि वो फिर अब मरियम रिडली के नाम से जानी जाती हैं, मुसलमान हो गई। वो बरतानिया की एक बड़ी सहाफ़ी थी, और उन्होंने फिर इस्लाम कबूल किया और अब वो बिल्कुल हिजाब के अंदर मौजूद हैं। इसी तरीके से यूके में और इसी तरह फ्रांस के अंदर भी जो है वो एक मुहिम जो है वो जारी है, और फ्रांस के अंदर तो बाकायदा जो है वो पाबंदियां जो है वो, लेकिन बहरहाल मकसद ये नहीं है। मकसद ये है कि हिंदुस्तान में ऐसा क्यों हो रहा है। हिंदुस्तान में इसलिए ऐसा हो रहा है कि वहाँ वो कहते हैं कि कोई अक़लियत जो है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो ख़ास तौर पे मुसलमान उनका इसलिए निशाना है क्योंकि जो अनऑफिशियल फिगर्स हैं उसके मुताबिक तकरीबन 28 करोड़ मुसलमान वहाँ जो है वो बसते हैं, और एक ये बहुत बड़ी आबादी है। अब इसको दबाने की हर हालत में कोशिश की जाती है। हिजाब पहनना एक भी बन गया हुआ है वहाँ, क्योंकि लोग जरा ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं, उसके अंदर ज्यादा आराम से महसूस करते हैं। लेकिन चीफ मिनिस्टर की तरफ ये कहना कि ये तालिबान की जो कोई एक वहाँ शक्ल के अंदर सामने नजर आ रहे हैं, तो तालिबानाइजेशन जो थी ये तो कुछ अरसे पहले आपको समझ आई। हिंदुस्तान के अंदर तो ये जो बुर्का है, ये जो चीजें हैं, ये तो इवन पाकिस्तान बनने से पहले से पाई जाती हैं। बिल्कुल तो है। आज ये जो उनका एक चेहरा है, ये क्यों नजर आ रहा है? ये है सोचने वाली बात। इसका मतलब है कि बाकायदा प्लानिंग के जरिए मुसलमान लड़कियों को खौफ व हरास के अंदर जो है वो मुब्तला करना है। देखिए बात ये है कि अभी ये जो मुस्कान है, ये इसको तो सलाम है, और इसके साथ जितनी भी इसके साथी हैं उनको भी। लेकिन देखा गया है कि चंद खवातीन के सामने जो शेरनियां थीं, उनके सामने जो जिन्होंने कलमा हक कहा, जिन्होंने जो है वो गैरत के और ईमान के शोले जो थे उनकी आंखों
आंखों से बड़ा वादा थे और वो चंद जो खवातीन थीं वो एक बड़े जत्थे से जो कि बाकायदा दहशतगर्दी का सिंबल अपने गलों में जाफरानी रुमाल डाल के फिर रहा था, वो बड़ा वाज़ेह था। इसका मतलब है कि उन्होंने खौफ पे काबू पा लिया है और यही जो है सबसे बड़ी खतरनाक बात है हिंदुस्तान की रियासत के लिए कि वो उस दिन से डरें जब अवाम जो है वो रियासत के और उनकी जो एक नेगेटिव अवाम की अप्रोच है ठीक उससे है। जो है और इसी तरीके से आरएसएस की जो सोच है उसके खिलाफ बगावत कर दें और ये सही। नरेंद्र मोदी ने दाग बेल डाली है लेकिन ऐसा और होता ये दिखाई नहीं हर दे रहा है शहर ना, में हो ऐसा रहा है। होता अब दिखाई सिर्फ नहीं ये दे रहा है, जूं तक नहीं रेंगी है इस वाकये के बाद भी मोदी सरकार के ऊपर कोई ऐसा बयान जो है सामने नहीं आया है, बल्कि कोर्ट ने जो बयान दिया है उस पर भी मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा तबसरा फरमाइएगा। लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पर क्योंकि ये वाकया बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया है, आलमी बरादरी की हम अक्सर बात करते हैं कि जो उसके भारत से मफादात जुड़े हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी आलमी तंजीमें जो इंसानी हुकूक के लिए काम करती हैं जिनके किसी से कोई मफादात नहीं जुड़े हैं किसी भी मुल्क के साथ, क्या वो इस पर उस तरह का एक्शन किसी को करने पर मजबूर कर सकती हैं? इस मामले को बहुत ऊपर ले जाया जा सकता है क्योंकि ये सिर्फ एक मुस्कान के साथ तो नहीं है ना, ये तो वहाँ हर मुसलमान लड़की के साथ है और हर अकलियत से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स के साथ है कि उस पर ज़िंदगी जो है वो दो भर की जा रही है। अब्दुल्ला साहब, देखिए, मुस्कान तो एक सिंबल बन गई ना लड़की और उसकी वीडियो आ गई। ऐसी बहुत सारी मुस्कानें हैं जिनकी इज़्ज़त जो है वो तादार है और क्या भारत को आपको याद नहीं है कि दिल्ली के अंदर चलती हुई बस के अंदर एक खातून के साथ ज़्यादती की एक जत्थे ने और वो तो मुसलमान भी नहीं थी। इसका मतलब ये है कि भारत के अंदर जो अक़लियतें हैं और जो दलित लड़कियाँ हैं जिनको दिन दहाड़े उठा लिया जाता है, इसी तरीके से दीगर जो वहाँ कौमें बसती हैं उनके साथ जो एक ख़ास ब्राह्मण सोच के ज़रिए उनसे इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, ये भारत को बहुत नुकसान पहुँचाएँगी। लेकिन जो आपने अक़वाम आलम की बात की, देखिए अक़वाम आलम का जो रवैया है वो इंतहाई अफ़सोसनाक और शर्मनाक है, बिलख़ुसूस मसला कश्मीर के हवाले से। लेकिन साथ ही साथ ये देखा जाए कि क्या ख़वातीन को वहाँ भी बेआबरू नहीं किया गया कश्मीर के अंदर? तो 15,500 ख़वातीन हैं जिनकी तादाद है। लेकिन उसके मुकाबले में अगर ये कर्नाटका के अंदर देखा जाए या दीगर शहरों में देखा जाए और मुझे ये खुशी है कि प्रियंका या दीगर जो लोग हैं वो भी इसके हवाले से उन्होंने अपनी आवाज़ बीजेपी के जो एक फ़ाशिस्ट सरकार है उसके खिलाफ उठाई है। लेकिन इंटरनेशनल दुनिया अगर यही वाकया किसी पाकिस्तान में या किसी और मुल्क का तो एक दुनिया में कोहराम मच जाता। लेकिन अफ़सोस ये है कि दुनिया जो है वो एक मुजरमाना खामोशी जो है वो इस मामले के ऊपर इख्तियार किए हुए है। मैं फिर भी क्रेडिट दूँगा उन आज़ाद मीडिया को जिन्होंने कम से कम ये अपनी बात उठाई और हिंदुस्तान के अंदर भी वो लोग जो इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर भी वो लोग मौजूद हैं जो कि गांधी की सोच से मुंसलिक हैं, जिनको मालूम है कि अगर जो है वो मुसलमानों के साथ या अक़लियतों के साथ इसी तरीके से नारवा और एक जारहाना और दहशतगर्दाना सलूक रखा गया, तो फिर भारत को जो है वो टुकड़े होने से कोई नहीं बचा पाएगा। अब जो उनके कोट्स हैं, देखें अगर आप कोट्स की बात करें तो आपको याद होगा कि जब अफ़ज़ल गुरु की बात आई थी, तो अफ़ज़ल गुरु की शहादत के ऊपर सिर्फ़ उन्होंने कहा कि जनाब कोई कोर्ट के अंदर हमारे पास जो है वो एविडेंस मौजूद नहीं, लेकिन सिर्फ हिंदुस्तानी इनर कॉन्शियस को जो है यानी कि लोगों की तस्कीन और तसल्ली के लिए जो है हम उसको फांसी की सजा दे रहे हैं। तो ये कोर्ट्स की तो बात जो है वो यहाँ आके खत्म हो ये जाती नहीं है। तो करनी चाहिए हिंदुस्तान फिर के अंदर बिल्कुल। टोटल केओस है। अच्छा, तो सर ये फरमा दीजिएगा, कहा ये जा रहा है अब कुछ खास हम मोदी पे फोकस कर लेते हैं। मोदी ने गुजरात में क्या कुछ किया ये किसी से ढका छुपा नहीं है, उसके बाद वो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं जी। अभी 5 रियासतों में यहाँ पर इंतखाबात होने जा रहे हैं। पहले इंतखाबात में वो क्या कुछ करते रहे हैं वज़ीर आला बनने के लिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। अब ये कहा जा रहा है कि जो 5 रियासतों में कुछ दिनों में इंतखाबात होने जा रहे हैं, ये सारा ड्रामा जो है, ये जो हमें ज़ाफ़रानी रंग बिरंगे हुए यहाँ पर लोग दिखाई देते हैं मुसलमानों को उकसाते हुए, इस तरह के वाक़यात रोनुमा करवाते हुए, ये सारे के सारे तमाशे के पीछे असल वजह जो है वो इलेक्शन है।
जी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें इलेक्शन है, लेकिन इसको भी आप जो है वो बिल्कुल बात को रद्द नहीं कर सकते कि ये एक सोच जो है, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान जो है वो सिर्फ़ ज़ाफ़रानी रुमालों वालों का रह गया है और इसके अंदर याद रखिए कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी दीगर अक़लियतें और खुद हिंदू मत के अंदर बहुत सारी कौमें बसती हैं और उनके यहाँ जिसको फ़िरका आप कह सकते हैं, वो मुख़्तलिफ़ फ़िरके हैं और ब्राह्मण जो हैं वो तकरीबन 2.5% हैं। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ब्राह्मण जो है वो किसी भी ज़ात के हिंदू को जो है वो बर्बाद कर दें, रौंद डालें या उनके ऊपर हक के जो जिसको कहते हैं हुक्मरानी जो है वो जताते रहें। अभी तक ये देखा जा रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर ब्राह्मण की जो है वो उनका डंका बज रहा है, ज़ोर-ओ-शोर से बज रहा है। अभी इससे पहले सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर अगर आप गौर करें, तो आपको ये पता चलेगा कि आखिर क्या वजूहात थी कि वो लोग जो हिंदुस्तान में मोदी के ओपोनेंट भी थे, उसके मुखालिफ थे, लेकिन उन्होंने जब वोट की बारी आई, तो उन्होंने बीजेपी सरकार की हमायत के अंदर वोट डाला। ये उनका जो चेहरा है ना, ये इंतहाई खतरनाक और भयानक है, जिसके अंदर जब वो मामला आता है कोई ऐसा जो कि बिलखसूस मुसलमानों के या अक़लियतों के खिलाफ हो, तो वो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एक पेज के ऊपर आ जाते हैं। ये है बड़ा खतरनाक मामला और इलेक्शन कैंपेन के लिए तो क्योंकि बीजेपी सरकार जो है, वो बुरी तरीके से अनपॉपुलर हो रही है, उसके जो वादे वईद थे और ख़ास तौर पे कोविड के अंदर जो उनकी किल्ली खुली और उसके बरक्स क्योंकि पाकिस्तान से तशबीह दी जा रही थी, पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह कोविड के अंदर एक दुनिया के अंदर एक बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस जो थी वो मौजूद थी। इसको सामने रखते हुए बीजेपी सरकार के ऊपर बहुत सारे क्रिटिसिज़्म मौजूद हैं। इसी तरीके से करप्शन के स्कैंडल मौजूद हैं। आपको पता है राफेल जेट स्कैंडल जो था, उसके अंदर एक 1700 जो अरब का जो मामला है, वो उनका अंदर शामिल है। तो ये वो सारी बातें हैं, जिसको बीजेपी सरकार जो है किसी न किसी या पाकिस्तान पे कभी डालती है या फिर वहाँ मुस्लिम ऐसे ही है, बिल्कुल फ़सादात सर। कराने की कोशिश करती है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे जी हम ख़ास तौर पर मोदी को लेकर, जिनके होते हुए एक्सपेक्ट भी यही किया जा रहा था कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो यही कुछ होगा और वही कुछ हो भी रहा है, लेकिन उस पर जो रिएक्शन एक आना चाहिए आलमी बरादरी का, वो क्यों नहीं आ रहा है, उस पर आप अपना तज्जिया शेयर कर रहे थे। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे जी। बात हो रही थी भारत के हवाले से और खासतौर पर मुस्कान के उस स्टेप के हवाले से जिसको दुनिया भर में सराहा जा रहा है, लेकिन सराहना काफ़ी नहीं है। ऐसी औरतों की, नकलियतों की मदद किए जाना भी भारत के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, मदद की बात हो रही है तो अरब इत्तेहाद जो है वो मदद करने की कोशिश कर रहा है एक दूसरे की, ख़ास तौर पर सऊदी अरेबिया की, लेकिन अभी तक कोई ऐसी खास कामयाबी जो है वो होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ है कि सऊदी अरब में यमन के हौसी जंगजुओं ने अबहा शहर में एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला करने की कोशिश की है, जिसे सऊदी सिक्योरिटी हुकाम ने नाकाम बना दिया है। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि यमन से बारूदी मवाद से लदा ड्रोन सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट की जानिब आया। अरब इत्तेहाद ने इस मुसल्लह ड्रोन को हदफ तक पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया। सऊदी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ड्रोन का मलबा गिरने से हवाई अड्डे के आसपास 12 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें गैर मुल्की शहरी भी शामिल हैं। हमले के बाद अबहा एयरपोर्ट से परवाजें कुछ देर के लिए मुअत्तल रहीं, ताहम सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद ऑपरेशन बहाल कर दिया गया। अरब इत्तेहाद ने भी हौसी जंगजुओं को सख्त जवाब देने की ठान ली है और यमन के दारुल-हुकूमत सना के मकीनों से अगले 72 घंटे में कुछ सिविलियन मकामात को खाली करने की हिदायत की गई है और खबरदार किया गया है कि वो शहर और उसके नवाह में हौसी जंगजुओं के ठिकानों पर फजाई हमले कर सकता है। अरब इत्तेहाद के तर्जुमान का कहना है कि सऊदी जो वहाँ पर सऊदी शहरी हैं, उनकी हिफाजत को सऊदी अरब यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। नाज़रीन, यहाँ आपको ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ से अमरीकी सदर जो बाइडेन ने टेलीफोन पर रब्ता किया है, जिसमें मुमलिकत में शहरी अदाब के खिलाफ हौसी जंगजुओं की कार्रवाइयों समेत इलाकाई उमूर पर भी गुफ्तगू हुई है। अब ये इस गुफ्तगू का क्या फ़ायदा है जी, कुछ इसके नताइज हासिल होंगे, नहीं होंगे, क्या आगे होना जा रहा है, क्यों हौसी बागी जो है वो इतने मजबूत तर होते चले जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम जान लेते हैं जी। साबिक सफ़ीर रहे हैं वियतनाम में पाकिस्तान के लिए GR बलोच साहब हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम GR बलोच साहब। वालेकुम अस्सलाम आसमा। GR बलोच साहब, ये क्या हो रहा है? हमें ये लग रहा था कि जब अरब इत्तेहाद मिलकर कार्रवाई करेगा तो हौसी जंगजू जो हैं उन्हें इतना नुकसान तो एटलीस्ट ज़रूर पहुंचा दिया जाएगा कि वो अब सऊदीया पर या किसी और शहर पर इस तरह के अटैक्स ना कर पाएँ जिसमें इस तरह का नुकसान सामने आए, लेकिन अभी तो कुछ खातिर खा नताइज सर सामने नहीं आ रहे हैं। बहुत मजबूत हो चुके हैं क्या हौसी जंगजू जो हैं? देखिए, ये जो मसला यमन का है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। किस वक्त कहा जाता था कि ये शिया सुन्नी का मसला है, कभी कहते थे कुछ
بیرونی یا خارجی کوئی قوتیں آپس میں لڑا رہے ہیں یمن کو، لیکن یقینی بات ہے کہ اس میں انٹرونشنز ہوئی ہیں، اور اس میں انٹرونشن شاید، اور پھر اس میں سب نے ہی اپنا اس ٹوٹی پھوٹی جو حکومت تھی یمن کی اس کا استعمال کیا ہے۔ اب یہ کہنا یا یہ فرض کرنا کہ ہوائی حملوں سے سعودی کے، یو اے کے، یا کل خدا نخواستہ کوئی تیسرا ملک آ کے کرتا ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ قطعی نہیں ہوگا۔ ابھی تک یہی جو ہے کنسنسس ہے، جتنے بھی انالسٹ ہیں، پولیٹیکل تھنکرز ہیں، بلکہ اب تو امریکہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہمیں اس کا، یا سعودی عرب کو اس کا کوئی ڈپلومیٹک سلوشن، کوئی سیاسی حل ڈھونڈنا پڑے گا۔ لہٰذا اس مفروضے کو بنانا ایز اے بیسس کہ آگے کیا ہوگا یمن میں، وہ میں غلطی پہ ہوں گے ہم اگر ہم یہ سوچیں کہ جتنے حملے ہوں گے اتنے چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ جیسے جیسے حملے پڑتے چلے جاتے ہیں کہ وہ جو اسٹیٹ ہے یمن کی، جو کہ اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، نان ایگزسٹنٹ ہے، وہ مزید اور کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ لہٰذا اس مسئلے کا حل سیاسی ہے، اس مسئلے کا حل ڈپلومیٹک ہے۔ جی ٹھیک ہے، لیکن یہ بتا دیجیے گا، یہ جس قوت کی میں بات کر رہی ہوں، یہ جو ڈرون ٹیکنالوجیز ہیں، ساری چیزیں ہیں، ان پر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، اور ان کے جواب سر چلیں ابھی اگر اس طرح سے ہم آن ایئر اس کو نہیں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، تو بہت سارے لوگ اس کا جواب جانتے بھی ہیں۔ تو پھر جب جواب جانتے ہیں، وجہ جانتے ہیں، تو اس وجہ کا تدارک کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ اس وجہ کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ میرے خیال ہے پس پردہ کچھ ہو رہا ہے، جس طرح سے ہم اس طرح سے عوام الناس کے لیے اس قوت کا نام نہ لیں جس کے اوپر بہت سارا شک کیا جاتا ہے، کہ یہ تو بڑی واضح بات ہے روز روشن کی طرح کہ حوثیز بذات خود اتنی ٹیکنالوجی نہیں رکھتے۔ وہ یقیناً کوئی اسٹیٹ ہے، کوئی ادارہ ہے اسٹیٹ کی صورت میں جو ان کو یہ ٹیکنالوجی دیتا ہے، ورنہ تو یمن تو بہت ہی ایک لحاظ سے بہت ہی پستگی کا شکار ملک ہے، جہاں پہ اتنی سائنس ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے یہ ٹیکنالوجی کہیں باہر سے آ رہی ہے، جو کہ اتنی بااثر ہے کہ آرامکو کو بھی انہوں نے بند کروانے کی حد تک اتنے مؤثر حملے کیے تھے۔ تو یہ ایک ڈائنامکس میں اب پھنس گئی ہے، بس یہ جو سچویشن ہے یمن کی، وہ اس کے ساتھ جڑ گئی ہے، جو بیسیکلی ہمیں پتہ ہے کہ سعودی عرب اور ایران کا آپس میں بہت کمپٹیشن چل رہا ہے فار ڈومینیشن آف اسلامک ورلڈ، فار ڈومینیشن آف دس مڈل ایسٹرن ریجن اینڈ دا مڈل ایسٹ۔ تو وہ اس ڈائنامکس کے اندر پھنس گیا ہے، اور پھر ایران کا جو چل رہا ہے بڑے ملکوں کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ جو کانٹیسٹ چل رہا ہے، اس کے اندر رچ بس گیا ہے، جڑ گیا ہے اس کے ساتھ۔ تو یہ میرے خیال ہے انٹینگل ہوگا یہ جب یہ تمام صورت بہتر بنے گی، اور میرے خیال اس حوالے سے کچھ پیش رفت ہوئی تھی جس میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان کچھ برف پگھلی تھی، کوئی بات چیت ہوئی ہے اور چل بھی رہی ہے ان کے درمیان۔ لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ تمام جو ملک ہیں مڈل ایسٹ کے، وہ ایران ہے، سعودی عرب ہے، یو اے ہے، اور باقی تمام جتنی بھی فریقین ہیں اس میں، وہ مل کے بیٹھیں اور اس بدقسمت یہ جو تو سر ملک سب ہے مل کے یمن، بیٹھے، جس میں امریکہ اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے سر؟ آج تو فون پہ بات بھی ہوئی ہے نا سعودی فرما روا سے۔ میرے خیال ہے امریکہ کا رول کسی حد تک ہو سکتا ہے، اس میں کسی حد تک جو انسانی المیہ وہاں پہ اس حوالے سے کچھ وہ کر سکتے ہیں، اور جو بات چیت چل رہی ہے، پیش رفت ہو رہی ہے ایران اور امریکہ کی، اس کے حوالے سے بھی کوئی اگر پیش رفت آگے بڑھ جاتی ہے وہ ہو سکتی ہے۔ پلس ان کنٹریز کو مزید اور ڈیٹیرنس دے سکتے ہیں، ملٹری انفارمیشن دے سکتے ہیں، ان جگہوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں جہاں پہ
ये ड्रोन जहाँ से आते हैं, क्योंकि वो तकरीबन पूरी दुनिया के ऐसे जो ट्रबल स्पॉट्स हैं उनको बड़े वो गौर और खौफ से मॉनिटर करते हैं, उनके जो सैटेलाइट सिस्टम है, उनके बाकी जो इंटेलिजेंस गैदरिंग के सिस्टम है। तो मेरे ख्याल है किसी हद तक ये शायद सऊदी अरब को वो मुकम्मल ताउन हासिल नहीं, या फिर खुद अमेरिका इतना ज़्यादा उस पर नहीं करना चाहता जिस तरह पाकिस्तान जब ये मसला शुरू हुआ यमन का, तो अगर आपको याद हो कि हमसे कहा गया कि अपने पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे आके हमारे साथ खड़ा हो जाए यमन के हवाले से, तो हमारी पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो एक लिहाज से एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक थी सऊदी अरब की कि इतना बड़ा हमला किया यमन की जलती हुई हुकूमत को, एक लिहाज से कमज़ोर भी हुई उस वजह से जो इंटरवेंशन थी सऊदी अरब की तरफ से। तो अब ये कि इसका हल मेरा ख्याल है सऊदी और ईरानी रिकन्सिलिएशन के अंदर है, और उसमें अमेरिका भी किसी हद तक कर सकता है मुआवनत, और उसमें पाकिस्तान का भी किरदार हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं ईरान के साथ और सऊदी अरब के साथ। अगर आपको याद हो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ माह पहले लास्ट ईयर इनफैक्ट ये ऑफर भी की थी कि हम कोशिश कर सकते हैं कि दोनों मुल्क साथ हो जाए। एक तो ये कि ओवरऑल हमारे रीजन में अमन होगा, और फिर उसका बहुत ही मस्बत जो असर है वो यमन की सूरत हाल पे पड़ेगा। जी ठीक है जी, पाकिस्तान भी किरदार अदा कर सकता है, और पाकिस्तान ने हमेशा किया भी है, जिस तरह से आपने खुद तस्करा फरमाया कि पाकिस्तान ऑफर भी कर चुका है कि मामलात को बेहतर करवा सकते हैं दोनों ममालिक के दरमियान। बहरहाल बहुत शुक्रिया अपना तज्जिया शेयर करने के लिए। जी.आर. बलोच साहब बात कर रहे थे सऊदीया के हवाले से, अरब इत्तेहाद के हवाले से, और हौसी बागियों के दरमियान इस वक्त जो भी सिचुएशन चल रही है, और जिस तरह से यमन के लोग जो है इस तरह से सफ़र कर रहे हैं, वो सिचुएशन आपको बता रहे हैं। कहा यह गया है जी अरब इत्तेहाद की जानिब से यमनियों को कि कुछ जो इलाके उनको खाली कर दिया जाए, क्योंकि अब हम भी अटैक करेंगे। अरब इत्तेहाद की जानिब से कहा गया है कि सऊदीया पर जो अटैक हुआ उसका जवाब दिया जाएगा। शहरी निशाना न बने इस बात का ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन हौसी बागियों की जानिब से इसका ख्याल बिल्कुल नहीं रखा जा रहा है। बहरहाल जी कनाडा का हमें रुख करना है। कनाडा का रुख इसलिए आज हमें करना है क्योंकि वहाँ कोरोना वैक्सीन लाजिम करार देने पर ट्रक ड्राइवर्स ने 2 हफ्ते से जारी जो एहतजाज है उसका दायरा और बढ़ा दिया है। मुजाहिरीन का मुतालिबा यह है कि सरहद पार से आने वालों के लिए 2 हफ्ते की करंतना की पाबंदी खत्म की जाए। ट्रक ड्राइवर्स ने अटावा समेत दीगर अहम शाहराहों और पुलों को बंद कर रखा है, जिससे कनाडा की मैशत को भी शदीद धचका लगा है। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि एम्बेसडर ब्रिज दुनिया का सबसे बड़ा बैनुल-अक़वामी तिजारती पुल है, और इसके जरिए अमेरिका और कनाडा की तिजारत का 1/4 इन्हिसार है। ये वंसर अंटारियो को अमरीकी रियासत मिशिगन से जोड़ता है, और अमरीकी ट्रांजिट पॉइंट्स पर ट्रकों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। एहतजाज के बाद यौमिया $300 मिलियन का नुकसान हो रहा है। आपको बताएं कि कनाडा के ट्रक ड्राइवर्स के एहतजाज के बायस गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां भी मुश्किलात से दो-चार हैं, और दुनिया की 2 बड़ी कारसाज कंपनियां एहतजाज के बायस कनाडा में 3 हफ्तों के लिए गाड़ियों की पैदावार रोक चुकी हैं। कंपनियों का मौक़िफ़ ये है कि इस एहतजाज की वजह से पैदावार मुतासर हो रही है। इस हफ्ते वहाँ मजीद गाड़ियाँ तैयार नहीं की जाएंगी, क्योंकि उनके सामान 2 हफ्तों से अमरीकी सरहदी पॉइंट्स पर रखे हैं। सनदी माहिरीन कहते हैं कि मुजाहिरों के नतीजे में कंपनी की पैदावार में कमी के बायस उनकी कीमतों में इजाफा हो सकता है। ओटावा में जारी एहतजाज को कंट्रोल करने के लिए तैनात की गई पुलिस पर रोज़ का खर्चा $10,08,000 से लेकर $20,02,000 तक आ रहा है। और आपको बताएं कि यहाँ जो काउंसिल है उसने अक्सरियत वोट से फैसला ये किया है कि वफाकी हुकूमत से दरखास्त की जाए कि पुलिस अफसरान को मुजाहिरे की निगरानी से छूट दी जाए, ताकि वो दीगर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर दोबारा से तवज्जो दे सकें। नाज़रीन, वैक्सीनेशन मुखालिफ एहतजाज पर हाउस ऑफ कॉमन्स में 2 रोज़ कबल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी, जहाँ वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि ट्रक ड्राइवर्स का एहतजाज मुल्क की मईशत, जमहूरियत और आम शहरियों के लिए मसाइल खड़े कर रहा है। इसे फौरी तौर पर बंद किया जाना चाहिए। अब उनकी इतना कह देना काफ़ी है या कुछ और भी किया जाना चाहिए जी इन ट्रक ड्राइवर्स को राम करने के लिए? ये जान लेते हैं जी। सीनियर तज्जियाकार अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, नाम है इनका आमिर अहमद खान, वीडियो लिंक पर हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। आमिर साहब, आपकी आवाज़ थोड़ी ब्रेक हो रही है। आई होप अभी जब आप आंसर करेंगे तो आपकी आवाज़ थोड़ी क्लियर हो जाए। सवाल मेरा आपसे ये है कि जो कनाडा ने कहा है वैक्सीनेशन को लाजमी करार दिया है, ये तो बिल्कुल एक जायज़ मुतालबा है, लेकिन इस पर एहतजाज शुरू हो चुका है। नुकसान कितना हो रहा है वो मैंने अपने देखने वालों को बता दिया है। कुछ सिचुएशन मैं आपसे भी चाहूँगी कि पहले थोड़ी सी हमें और क्लियर कर दीजिएगा, और फिर बताइएगा कि इसका कोई हल भी हो सकता है इस मामले का। हाल है इस पर जो है खुद कर दी और ये जो है आमिर साहब
दोबारा आपसे रब्ता करते हैं। आई एम रियली सॉरी, आपको नहीं सुन पा रहे हैं हम प्रॉपरली। अगर आप थोड़ी सी अपनी लोकेशन तब्दील कर लेंगे ना आमिर साहब, मेरे प्रोड्यूसर आपको दोबारा से रब्ता करते हैं, दोबारा कनेक्ट करते हैं जी। कनाडा की हम बात कर रहे हैं। कनाडा की बात इसलिए कर रहे हैं कि कैनेडियन जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने बस इतना कहा है कि जो भी ट्रक ड्राइवर्स दाखिल होना चाह रहे हैं कनाडा के अंदर, उन सब के लिए वैक्सीनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा लाजमी है, और करंतना भी उनको करना होगा 2 हफ्ते, और ये करंतना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह पे कोरोना को स्प्रेड ना कर सकें। लेकिन हुआ क्या है कि तमाम जो ट्रक ड्राइवर्स हैं ना जी, इन्होंने एहतजाज कर दिया। और एहतजाज किस तरह से किया है, ये ट्रैफिक की सारा रोक दिया, ये देखें ज़रा। और जब ये ट्रैफिक रुक गया है तो इससे नुकसान किसको हो रहा है? दोनों ममालिक को हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इन ट्रक्स के अंदर जो साजो सामान है, जो मुख्तलिफ जगहों पर पहुंचना है, जो मुख्तलिफ लोगों तक पहुंचना है, वही नहीं पहुंच पा रहा है। तो जब ये नहीं पहुंचेगा तो ज़ाहिर मीशतों को तो धचका लग रहा है। गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी जब हाथ खड़े कर चुकी हैं तो बाकी सनतों का सोचें कि क्या हाल हो रहा होगा, क्या हाल है। इनफैक्ट ये हम आमिर अहमद खान साहब से जान लेते हैं। आमिर साहब, अभी मेरी आवाज़ क्लियर है आप पे? हाँ जी, क्लियर है। जी आमिर साहब, कुछ फरमाइएगा, आप सिचुएशन कुछ बताइएगा हमें, क्या है इस वक्त वहाँ पर इस एहतजाज के बायस? लेकिन जी सूरत कुछ इस तरीके से है कि जो ट्रक ड्राइवर्स की स्ट्राइक थी, एक ये पूरी बगावत की सूरत अख्तियार की गई है। और ये अब दीगर शहरों में भी गुजारे हुए हैं, टोरंटो तक भी बात चली गई है, कैपिटल से लेकर वहाँ तक भी चली गई है। और इसमें मुजाहिदीन की तादाद बढ़ती जा रही है। और ये जो तहरीक शुरू की थी, बेसिकली तो जैसे हम जानते हैं कि ये कोविड की पाबंदियों के खिलाफ थी। नहीं आमिर साहब, मैं आपको क्लियर नहीं सुन पा रही हूँ, तो फिर नाजरीन भी मेरे ख्याल में उसी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं आपकी बात। हम बात कर सकते हैं आमिर से, प्रोड्यूसर साहब? डिस्कनेक्ट हुई है जी कॉल, और डिस्कनेक्ट होगी बिकॉज हम सुन नहीं पा रहे हैं उनको वो बताना क्या चाह रहे हैं। कुछ जो सिचुएशन हम तक पहुंची है रिपोर्ट्स के ज़रिए वो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। इस वक्त जो अमेरिकी ट्रांजिट पॉइंट्स हैं जहाँ से दोनों की सरहदों पर माल इधर से उधर ले जाया जाता है, वहाँ पर ट्रक्स जो हैं उनकी लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं। ये है जी वहाँ पर सिचुएशन। कितनी गाड़ियाँ हैं जो इन ट्रक्स के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जानी हैं, कितने खाने पीने का सामान है जो एक जगह से दूसरी जगह जाना है, कितनी गाड़ियों के पुर्जे हैं, कितनी सनतों में काम आने वाली चीज़ें हैं, कितनी रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशियाँ हैं, कितना कुछ है जो आम आवाम के यूज़ में रहता है, वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है जी? आज इसलिए नहीं पा रहा है कि कोरोना वैक्सीनेशन जो है वो लाजिम करार दी गई है ट्रक ड्राइवर्स के लिए, और इस पर ये ट्रक ड्राइवर्स जो है ये एहतजाज कर चुके हैं। क्योंकि कहा यह भी गया है कि सरहद पार से आने वालों के लिए 2 हफ्ते का जो करंतना है वो लाजमी है। और इस करंतना से बचने के लिए कि भाई अब कौन बार बार, एक तो हम ट्रक लेकर आएँ इतना सफ़र करके और उसके बाद हम एक सरहद से दूसरी सरहद पर पहुँचे तो उसके बाद हम करंतना भी करें। अब क्या डिटेल है, कोशिश करेंगे अब की बार आमिर साहब की आवाज़ हम तक वाज़े आ जाए, उनसे हम पूछ सकें। आमिर साहब कुछ फरमाइएगा। जी आपको आवाज़ क्लियर आ रही है? बेहतर है, अब अभी तक तो बेहतर है आमिर साहब। जहाँ तक सूरत हाल का सामना है, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अब ये मुल्कगीर बगावत की सूरत अख्तियार करता जा रहा है। ये मामला जो शुरू हुआ था एक ट्रक ड्राइवर्स की स्ट्राइक से, और वो कोविड की पाबंदियों का, जैसा हम जानते हैं कि वो चाहते थे कि वो 15 दिन की क्वारंटाइन की जो शर्त है वो पूरी ना हो और वैक्सीनेशन कंपलसरी जो थी वो भी ना हो। तो ये तहरीक जो 8-9 दिन पहले शुरू हुई थी कनाडा के कैपिटल से, वो टोरंटो और दीगर शहरों में भी फैल चुकी है। और इस वक्त जो है वो सख्त मुज़ाहमत का सामना है हुकूमत को। ना सिर्फ फाइनेंशियली तौर पे बहुत नुकसान हो रहा है, और जो कनाडा और अमेरिका की जो तिजारत है वो भी तकरीबन रुक सी गई है, जो ज़मीनी रास्ते के ज़रिए तिजारत होती थी। और इसके साथ साथ बहुत सी सनतें मुतासिर हो रही हैं, जिसमें ज़्यादातर ऑटोमोबाइल की जो इंडस्ट्री है वो बहुत शदीद मुतासिर है। और ये जो एहतजाज है ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा, ये $300 मिलियन का नुकसान कर रहा है ये एहतजाज, तो फिर क्यों नहीं जस्टिन ट्रूडो की जानिब से कुछ सोचा जा रहा है या कुछ हो रहा है इसके ऊपर कि चलें ठीक है वैक्सीनेशन तो लाजमी करार दी गई लेकिन ये करंतना वाला है जो है इसमें कुछ नरमी कर दी जाए?
देखें जी, अगर ये चीज नरम कर दी जाएगी तो न सिर्फ कनाडा बल्कि अमेरिका में भी, अब ये देखें इन मुजाहिरों का असर जो है यहाँ पे, जो अमेरिकन मीडिया है वो भी इसको बड़े कुछ मीडिया जो राइटिस्ट मीडिया है वो उसको बड़े पॉजिटिव वे में पेश कर रहा है, और अमेरिका में भी है कि इसी तरह के मुजाहरे शुरू हो जाएंगे। तो अगर एक दफा ये पाबंदियां नरम कर दी गई तो अमेरिका और कनाडा दोनों जगह ये बहुत बड़ा तबका है जो ये चाहता है कि जो ना सिर्फ वैक्सीनेशन के खिलाफ है बल्कि इन पाबंदियों के भी खिलाफ है, तो फिर ये सारी पाबंदियां ही खत्म हो जाएगी। आप देखें ना, ट्रम्प ने जो बयान दिया है और जो लेफ्टिस्ट करार दिया कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को, और उनको जो है बहुत पागल जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए, तो रिपब्लिकन जो अमेरिकन है वो भी जो है इस मुजाहरे के हक में बयान दे रहे हैं। ट्रम्प ने हक में बयान दिया, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इसको पॉलिटिकल रंग भी देने की कोशिश की जा रही है और ये पॉलिटिकली हाईजैक होता हुआ नजर आ रहा है ये सारा मामला। ठीक है, मामला पॉलिटिकली हाईजैक होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो नुकसान इसकी वजह से हो रहा है $300 मिलियन का योमिया, ये तो अपनी जगह पर है, लेकिन ये मुजाहिरों पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है उनको हटाने के लिए बात हो रही है, क्योंकि उनका रोज़ का खर्च $10 लाख बताया जा रहा है। तो इस बारे में कुछ सोचा जा रहा है कि चलें ठीक है जी, मुजाहिरे हो रहे हैं, होने दें, सिक्योरिटी एहलकार जो बाकी रोज़मर्रा की ड्यूटी करते हैं वो करें, इसकी निगरानी करने की ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल, ये जो है कैपिटल के मेयर ने भी ये कहा है कनाडा के, उन्होंने बाकायदा काउंसिल में करारदाद आई है और ये कहा गया है कि जी पुलिस को, अब पुलिस इस सरगर्मियों में लगी हुई है, तो 911 और दीगर सरगर्मियां जो पुलिस की हैं, जो एक्टिविटीज हैं शहरियों की हिफाजत और नॉर्मल ड्यूटीज, उससे जो है पुलिस उस तरफ तवज्जो नहीं दे पा रही है। तो ये मुजाहरा तो क्योंकि कोई डेडलॉक से पैदा हुआ है, हुकूमत इससे कोई रियायत देने का तैयार नहीं है, ये पता नहीं कब तक चलेगा। तो आम शहरियों को जो सिटीजन्स को मुश्किलात है पुलिस की ना होने से, वो उस तरफ ध्यान दिया जाए और पुलिस को इस मुजाहरे से की ड्यूटी से रिलीज किया जाए। मगर अगर पुलिस को भी रिलीज कर दिया जाएगा तो फिर आप देखें ना, आज जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे गए हैं ट्रक ड्राइवर्स, और उन्होंने वहाँ जाके भी वहाँ पे भी एहतजाज किया है। तो ये सिलसिला, तो अगर पुलिस को मजीद आप हटा देंगे तो ये तो बिल्कुल ही मुल्क और बदतरीन सूरत हाल हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, पुलिस भी लगी हुई है, $10 लाख यहाँ पर भी खर्चा हो रहा है, $300 मिलियन का रोज़ाना का नुकसान भी हो रहा है। फिर भी अगर ये ट्रक ड्राइवर जो हैं इनको किसी तौर नहीं मनाया जा सकता है, जस्टिन ट्रूडो पीछे हटने को तैयार नहीं है इससे, और आप कह भी रहे इसको पॉलिटिकल रंग भी दिया जा रहा है, तो फिर व्हाट नेक्स्ट? अगर ये लोग इसी तरह से एहतजाज करते रहते हैं, ये एहतजाज बढ़ जाता है, लंबी कतारें लग जाती हैं, चीज़ों का कहत पैदा हो जाता है, तो फिर क्या हुकूमत कोई एक्शन लेगी इनके खिलाफ, क्या करेगी? देखिए ये एक्शन तो लेना चाहिए, मगर गवर्नमेंट हेजिटेट है, और क्योंकि इसको पॉलिटिकल रंग दिया जा चुका है, अब ये टोरंटो तक फैल गया है और कनाडा के दीगर शहरों तक फैल गया है। फिर इसका असर जो है वो अमेरिका में भी देखा जा रहा है, अमेरिका में भी पॉलिटिकली इसको सपोर्ट किया जा रहा है, और ये है कि इस तरह के मुजाहरे अमेरिका में भी शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए कैनेडियन गवर्नमेंट जो है हेजिटेट कर रही है, क्योंकि अगर उन्होंने बाई फोर्स इस मुजाहरे को रोकने की कोशिश की तो फिर इसका रिएक्शन जो है और फैलेगा। तो ये क्योंकि पॉलिटिकली हाईजैक हो गया है, तो ये गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है ये मामला, और दिन ब दिन ये मामला जो है बड़ा गंभीर होता जा रहा है और इसमें इसका दायरेकार भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है जी, मामला जो है वो गंभीर होता चला जा रहा है। आपको लगता है एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं रहा है, पॉलिटिकल रंग भी इसको दिया जा चुका है। देखते हैं जी आगे क्या होता है, क्योंकि $300 मिलियन का नुकसान कोई छोटी बात नहीं है। इस तरह से दो कंपनीज जो है वो बंद हो जाएं। बहरहाल सिचुएशन क्या रहेगी, आमिर अहमद खान साहब आपसे जानते रहेंगे। आज आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए, आप अमेरिका से हमारे साथ मौजूद थे जी। अब प्रोग्राम में हम कुछ जिक्र करने जा रहे हैं तुर्की का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ की दिफाई और हवाबाजी की जो सनतें हैं उनके बरामदात में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। आपको बताएं कि वहाँ पर कहा यह जा रहा है कि पोलैंड और हंगरी को भी बरामदात बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं। क्या चीज़ें की जा रही हैं? ड्रोन्स किए जा रहे हैं। तुर्क हुकाम के मुताबिक 2021 में ड्रोन बरामद में 40% इजाफा हुआ है। असर हाजिर में जंगों में ड्रोन्स का क्या किरदार है, क्यों बढ़ता चला जा रहा है, इस पर आज हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तुर्की की दिफाई और हवाबाजी की सनतों की बरामदात में नुमाया इजाफा हुआ है। 2021 में तुर्की के ड्रोन तैयारों की बरामद में 40% इजाफा हुआ। मजमूई तौर पर बरामदात की मालियत $3 अरब अमेरिकी रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 वर्ष पहले सिर्फ 62 दिफाई मंसूबे थे, जबकि अब ऐसे मंसूबों की तादाद 750 से तजावुज कर चुकी।
10 बरसों के दौरान तुर्की ड्रोन्स बरामद करने वाला एक बड़ा मुल्क बनकर सामने आया है। तुर्की कंपनियां ये ड्रोन तैयार करती हैं, जिनमें बैरक्तार TB2 ड्रोन की मांग दुनिया भर में बढ़ी है। बैरक्तार TB2 ड्रोन एक जदीद तरीन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरा, डेल्टा लिंक सिस्टम और 2 से 4 दुरुस्तगी से चलने वाले हथियारों से लैस है। अजरबैजान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कतर, लीबिया के अलावा यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक पोलैंड और हंगरी इन ड्रोन के अहम खरीदार मुल्क हैं। मराकेश, अल्जायर, रवांडा, नाइजीरिया और इथोपिया ने तुर्क साख्ता ड्रोन्स में दिलचस्पी जाहिर की है। बरतानवी नशियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 15 से ज्यादा ममालिक ने तुर्क साख्ता बैरक्तार 2 और TAI ड्रोन्स का ऑर्डर दिया है। तुर्की 2019 से यूक्रेन को दर्जनों बैरक्तार TB2 मुसल्लह ड्रोन्स फरोख्त कर चुका है। यूक्रेन नीटो इत्तेहाद में शमूलियत का ख्वाहिशमंद है, लेकिन रूस इसकी मुखालफत कर रहा है। गुज़िश्ते साल दिसंबर में अमरीकी हुकाम ने भी तुर्की की जानिब से इथोपिया को ड्रोन्स फरोख्त करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, लेकिन तुर्की से कतई नज़र अपने फौजी हार्डवेयर के लिए नई मंडियों की तलाश का इंतखाब कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की ने गुज़िश्ता 20 बरसों के दौरान एक अहम ड्रोन फोर्स तैयार की है। तुर्की के अंदर और सरहद पार अलहदगी पसंद ग्रुप के खिलाफ 1990 की दहाई की वक़्त से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है। कल रात दोबारा 11:10 से आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, लेकिन जाते जाते हमारा सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखिएगा। चीनी साइंसदानों ने कोरोना वायरस का एक नया टेस्ट तैयार किया है, जो PCR टेस्ट की तरह बिल्कुल दुरुस्त और ठीक नताइज का हामिल है और सिर्फ 4 मिनट के अंदर नताइज देता है। कोविड तशखीस के लिए इस वक्त PCR टेस्ट को वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसका नतीजा आने में कई घंटे लग जाते हैं। इसीलिए चीनी साइंसदानों की जानिब से कोरोना के दुरुस्त नताइज जल्द अज जल्द हासिल करने के लिए ये नया PCR टेस्ट कर लिया गया है। आबी हयात के माहिरीन ने माही गिरोह के जाल में फंसने वाले समुद्री कछुओं और शार्क्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खास किस्म के जाल तैयार कर लिए हैं। इन खास किस्म के जालों में सब्ज LED रोशनी नस्ब है, जिनसे कछुए और शार्क्स हादसाती तौर पर माही गिरोह के जाल में फंसने से महफूज रह सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल लातादाद कछुए और शार्क्स मछलियों के जाल में फंसकर शदीद जख्मी हो जाते हैं। ये नई किस्म के जाल इन आबी हयात की जिंदगी बचाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जिस्मानी तौर पर मफलूज अफराद के लिए एक ऐसी डिवाइस तैयार की गई है, जिसकी मदद से वो चलने फिरने के साथ साथ तैराकी और साइकिल चलाने के भी काबिल हो सकेंगे। अमेरिकी साइंसी जरीदे नेचर मेडिसिन में शाया होने वाली तहकीकी रिपोर्ट में बताया गया है कि ये डिवाइस एक टच स्क्रीन टैबलेट के जरिए काम करेगी। इस डिवाइस को मसनूई ज़हानत का एक सॉफ्टवेयर फासले से चलाएगा। इस डिवाइस का कामयाब तजुर्बा 29, 32 और 41 बरस के ऐसे मरीजों पर किया गया था जो मोटरसाइकिल के हादसात में जख्मी हुए थे। नाज़रीन, तमाम तर साइंसी तरक्की के बावजूद इंसान पर तहकीक का अमल अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। साइंसदान अभी तक अशरफुल मखलूकात की तख्लीक के मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीक कर रहे हैं। इसी सिलसिले में जर्मनी के शहर बोन में नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें इंसानी दिमाग का आर्ट और दिमाग के काम करने से मुताल्लिक सवालों को उठाया गया है। इस नुमाइश में इंसानी दिमाग के एक्सरे से लेकर हम कैसे सोचते हैं, जज्बात कैसे पैदा होते हैं, इस मौजू पर मशहूर मुसव्विरों की पेंटिंग्स की नुमाइश के जरिए जवाब ढूंढे जा रहे हैं। अमेरिका के एक शख्स ने क्रिसमस दरख्त को अपनी थोड़ी पर 1 घंटा 30 मिनट और 5 सेकंड तक मुतवाज़न रखकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। दरख्त की लंबाई 5 फीट थी और ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए डेविड रश को सिर्फ 1 मिनट तक ही दरख्त अपनी थोड़ी पर मुतवाज़न रखना था। लेकिन अमेरिकी रियासत अडाहो से ताल्लुक रखने वाले डेविड ने 1.5 घंटे तक थोड़ी पर दरख्त का तवाज़ुन बनाए रखा। डेविड इससे पहले भी 200 गिनीज वर्ल्ड बना चुके हैं। उनका कहना है कि वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी की तालीम के फरोग के लिए और ख़ास तौर से बच्चों के इन मज़ामीन में दिलचस्पी बढ़ाने के लिए मुसलसल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं।